हेलो एवरीबॉडी। हियर टुडे अभी जो पढ़ेंगे, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लोड फ्लो स्टडीज एंड अबाउट द इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसमें पावर सिस्टम भी है, जिसमें पावर सिस्टम एक ब्रांच है। पावर सिस्टम इज एन स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब विद्युत अभियांत्रिकी में पावर सिस्टम जो है एक चीज है। पावर सिस्टम इज एन स्पेशलाइजेशन फर्दर, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ही पढ़ाया जाता है, पावर सिस्टम भी जाना जाता है। उसके अंदर लोड फ्लो स्टडीज एक यूनिट है, चैप्टर है, और जिसको देखा जाता है। सो वी विल स्टडी हियर लोड फ्लो स्टडीज एंड लोड फ्लो स्टडीज इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड। लोड मतलब ये होता है एनीथिंग विच कंज्यूम्स पावर दैट इज सपोज टू बी लोड। ऐसी चीज जो कि पावर कंज्यूम करे, ऐसा डिमांडिंग जो पावर कंज्यूम करे, जिसको बिजली चाहिए, पावर चाहिए, वो सारा लोड है। तो इसका मतलब ये है कि लोड का फ्लो, बिजली कैसे, पावर कैसे फ्लो करती है जनरेटर्स, जनरेटिंग स्टेशन से, ट्रांसमिशन से लेके फिर डिस्ट्रीब्यूशन और फिर फाइनल कंजम्पशन तक कैसे लोड आता है। और इसकी स्टडी को, इसको पढ़ना और चीजों ऑब्जर्व करना, इसका मैथमेटिकल फ्लो कैसा होता है, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन कैसा होता है, और किन किन सॉफ्टवेयर्स की मदद पड़ती है, कैसा फिजिकल स्ट्रक्चर लगता है, क्या कमीशनिंग होती है, कैसे ट्रांसमिशन टावर्स लगते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम लगता है, कैसे सब स्टेशन लगता है, सब स्टेशन में किस तरीके से वोल्टेज को उतारा जाता है, कम किया जाता है, ट्रांसफार्मर इन बिटवीन लगा करके, ये सारी स्टडी लोड फ्लो स्टडीज का पार्ट होती है। और लोड फ्लो स्टडीज में पावर के फ्लो के चैनलाइजेशन को देखा जाता है, कैसे पावर या बिजली कैसे फ्लो कर रही है, कौन कौन से इलेक्ट्रिकल के पैरामीटर्स उसमें हैं कि आराम से इन बिटवीन कैसे फ्लो कर, कैसे होते हैं, क्या क्या स्टडीज होती हैं, इस तरीके के फ्लो को लोड फ्लो स्टडी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पावर फ्लो स्टडी, पावर फ्लो स्टडी भी इसको बोला जाता है। सो दिस इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का ही एक सब्जेक्ट है, एक यूनिट इसमें पढ़ी जाते हैं। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2005, और ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, कॉलेज वगैरह में भी पूछा जाता है, और कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करिकुलम में पढ़ाया जाता है। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम सब्जेक्ट्स को, पावर सिस्टम एनालिसिस में लोड फ्लो स्टडीज को, और जब एमटेक करते हैं, मास्टर्स करते हैं, उसमें भी पावर सिस्टम में वगैरह में लोड फ्लो स्टडीज को करते हैं। रिसर्च वगैरह में जिसको लोड फ्लो स्टडीज की यूज हो रही थी, और प्रैक्टिसिंग जो इंजीनियर है डे टू डे लाइफ में तो सभी देख ही रहे हैं, पावर ही तो फ्लो कर रहा है तभी घर पे आ पा रहा है, तो पावर लोड फ्लो स्टडीज को पढ़ते हैं। लर्निंग एजुकेशन सेंटर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, लर्निंग एजुकेयर प्लेटफॉर्म, एकेडमिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है। द नेटवर्क शोन इन फिगर, अब ये तो नेटवर्क है ना, शोन इन फिगर, ये फिगर में दिखा रखा है एक प्रकार का नेटवर्क, एक प्रकार का क्या तंत्र है। इस तंत्र में क्या क्या जुड़े हुए हैं, इसमें इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जुड़े हुए हैं। ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर ये है, ये है, ये है, ये है, और ये बस है 1 2 3, तो 3 बस हैं, और 3 बस के बीच बीच में जो भी इलेक्ट्रिकल पैरामीटर जुड़े हैं वो ये हैं। ये तो ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड से जुड़ा है, मतलब पहले बस और दूसरे बस के बीच में ये इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है, दूसरी बस और तीसरी बस के बीच में ये वाला इलेक्ट्रिकल पैरामीटर है। दिस इज इंपीडेंस ऑल्सो, और ये वाला मतलब पहली बस और ग्राउंड के बीच में दिस इज द इंपीडेंस, और दूसरी बस, सेकंड बस और इसके बीच में, ग्राउंड के बीच में ये इंपीडेंस है, और थर्ड बस और ग्राउंड के बीच में ये इंपीडेंस है। अब क्वेश्चन क्या है, द नेटवर्क शोन इन फिगर हैज एन इंपीडेंस इन पर यूनिट। अब इंपीडेंस पर यूनिट में दे रखा है। पर यूनिट सिस्टम को क्यों लाया गया, पर यूनिट रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया गया कि अगर जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में बहुत सारे हाई वोल्टेज, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो सेकेंडरी या फिर जो हाई वोल्टेज साइड है वो दूसरे साइड आउटपुट साइड होगी। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर है, और किसी भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रिकल अगर पूरे एंटायर सिस्टम में देखा जाए तो कोई ट्रांसफार्मर उसकी यूनिट है, वोल्टेज की यूनिट है, करंट की यूनिट है, पावर की यूनिट है, अलग अलग पैरामीटर्स की, इंपीडेंस की यूनिट है, एडमिटेंस की यूनिट है, बहुत सारे अलग अलग चीजों की यूनिट है। तो ये सारी यूनिट्स को अगर एक साथ इकट्ठा करेंगे और लिखेंगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत अगर कैलकुलेट करेंगे और संभालेंगे। तो इस चीज के लिए एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया जिसे पर यूनिट सिस्टम कहते हैं, एक कॉमन सिस्टम जिसको पर यूनिट से दिखा दो और जिस यूनिट में चाहिए उसमें कन्वर्ट करके बता दो, इतना है। तो इसीलिए उसी पे इलेक्ट्रिकल पैरामीटर को जो चाहिए, तो इसीलिए द नेटवर्क शोन इन फिगर हैज एन इंपीडेंस इन पीयू। मान लीजिए कि नेटवर्क शोन इन फिगर है, इसमें इंपीडेंस पर यूनिट में दे रखे हैं सारे के सारे इंपीडेंस, एक ये वाला इंपीडेंस, ये भी इंपीडेंस है, ये भी, ये भी, ये सब पर यूनिट में। द डायगोनल एलिमेंट y22, अब डायगोनल एलिमेंट y22 निकालना है, मतलब सेकंड बस में ही एडमिटेंस कितना है ऑफ द बस एडमिटेंस मैट्रिक्स y बस ऑफ द नेटवर्क इज। अब मतलब इस सेकंड, ये वाला जो बस है इसमें निकालना है कि कितने टोटल एडमिटेंस कितना है उसकी,
टोटल एडमिटेंस बताओ, ये निकालना है, Y22 बताना है टोटल एडमिटेंस इन दिस सेकंड बस। अब बस क्या होती है, बस होती है जैसे ट्रांसफार्मर है, वहां से बहुत सारे क्या होते हैं, पावर कनेक्शंस लगे होते हैं, बहुत सारा जो है अपने आप की टैपिंग लगी होती है। कहने का मतलब ये है जिन जिन को भी पावर चाहिए वो सब वही ट्रांसफार्मर आके लगे रहते हैं। अब वो ट्रांसफार्मर तो सभी जगह यूज होते हैं, चाहे वो जनरेशन से ट्रांसमिशन में हो, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे ही क्यों ना हो। फिलहाल जो लोड फ्लो स्टडी की जाती है वो स्टडी स्टेट में भी की जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर देखा जाए, लेट अस सपोज इफ यू विल सी हियर, देन अगर बस के बीच में, मतलब ये बस है तो बस से तो इंटैक्ट हो गई, मतलब पहली बस दूसरी बस से होगी, दूसरी बस तीसरी बस से होगी। अब ऐसे ही ऐसा हो सकता है 10 बस सिस्टम भी, 20 बस, 30 बस, 14 बस, 15 बस, 16 बस, 17 बस, 1933 बस, 69 बस, 128 बस। तो इस तरीके के स्टैंडर्ड सिस्टम होते हैं, 169 बस, 69 बस, इस तरीके के बहुत सारे बस, कितने भी एन नंबर ऑफ बसेस हो सकते हैं, अनेक प्रकार की, या कितनी भी प्रकार, कितनी भी संख्या की बसेस की हो सकती हैं। जितनी ज्यादा बस का नेटवर्क होगा, इलेक्ट्रिकल पावर नेटवर्क होगा, लोड फ्लो का नेटवर्क होगा, पावर फ्लो का नेटवर्क होगा, उतनी ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, उतनी ज्यादा क्वांटिफिकेशन बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये निकालना है। तो इसमें क्या करना है, इंपिडेंस बिटवीन बस 1 एंड 2। अब इंपिडेंस बिटवीन बस 1 एंड 2, अब देखिए बस 1 ये है, 2 ये है, इसके बीच में इंपिडेंस है J ऑफ 0.1, तो निकाल दिया Z12 इज इक्वल टू J ऑफ 0.1। अब एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ इंपिडेंस। इंपिडेंस को Z से दिखाया जाता है तो एडमिटेंस को Y से दिखाया जाता है। और इंपिडेंस जो होता है अपोजिशन होता है करंट के पाथ में, मतलब जितना ज्यादा इंपिडेंस होगा उतना कम करंट होगा ना, ज्यादा विरोध करेगा तो कम करंट जाने देगा। तो इसीलिए इंपिडेंस Z12 है J ऑफ 0.1, तो एडमिटेंस Y12 क्या होगा, 1 अपॉन Z12, रेसिप्रोकल होता है इंपिडेंस का एडमिटेंस। तो 1 अपॉन इसकी वैल्यू रख देंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -J10 पर यूनिट आएगा। अब इंपिडेंस बिटवीन बस 2 एंड 3, अब 2 और 3 से, क्योंकि 2 पे फोकस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे निकालना सारा एडमिटेंस, तो पहले इंपिडेंस निकाल लेते हैं, फिर उससे एडमिटेंस निकालेंगे इंडिविजुअल, यहाँ का एडमिटेंस, ये एडमिटेंस और ये एडमिटेंस, और फिर तीनों को जोड़ देंगे आंसर। तो इसीलिए Z2 पे जो है क्या, 2 और 3 के बीच में इंपिडेंस जो है वो है J ऑफ 0.1। इंपिडेंस बिटवीन बस 2 एंड 3 इज Z ऑफ 2 3, impedance between bus 2 and 3 is Z23 is equal to J of 0.1. Now admittance is equal to Y23 is equal to 1 upon Z23 is equal to 1 upon J of 0.1, that is equal to minus J of 10 per unit. अब इंपिडेंस बिटवीन बस 2 एंड ग्राउंड, अब बस 2 और ग्राउंड के बीच में भी तो है ना इंपिडेंस, माइनस J ऑफ 20.0, तो इसीलिए लिखेंगे J ऑफ 20 पर यूनिट। पॉइंट के बाद एक एक करके पढ़ेंगे नंबर। अब जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 85 लिखा होता तो 85 नहीं पढ़ते, 85 पढ़ते। तो कहने का मतलब Z ऑफ 20 इज इक्वल टू माइनस J ऑफ 20 पर यूनिट। देन एडमिटेंस Y20 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z20, तो Z20 है तो इसको 1 अपॉन में डाल देंगे तो J ऑफ 0.5 पर यूनिट सॉल्व करके आ जाएगा। अब Y22 कैसे निकालेंगे, नाउ Y22 इज इक्वल टू हाउ मच, Y22 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Y22 यानी एडमिटेंस 2 एयर, इसी पर कितना आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में जो एडमिटेंस है उससे जोड़ दो, 2 और 3 के बीच में जो एडमिटेंस है वो जोड़ दो, और 2 और ग्राउंड के बीच में जो है वो जोड़ दो। तो बस 1 और 2 के बीच में क्या है, Y20 है, Y20 कौन सा है, बस 2 और ग्राउंड के बीच में है, ये वाला जुड़ के ये है। और उसके बाद Y12 1 और 2 के बीच में कौन सा एडमिटेंस, ये है, इसका इंपिडेंस ये है, इसका अपॉन करेंगे 1 अपॉन, तो ये आ रहा था, ये है J ऑफ, तो ये ऐड कर देंगे Y12। ऐसे Y23 कहाँ है, यहाँ पे निकाला Y23 इज इक्वल टू दिस, ये जोड़ देंगे, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे, इससे इसको सब इन दोनों को पहले जोड़ देंगे, 20 हो जाएगा, और 20 से थोड़ा माइनस हो जाएगा तो 19.95 हो जाएगा, माइनस ज्यादा है इसलिए माइनस हो जाएगा। तो दिस इज द व्हाट आंसर, फाइनल आंसर। तो कितना इजी है। सो दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल क्वेरी विच इज आस्क्ड इन, कितना देखने में कितना कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, -19.95, ये हो जाएगा, ये डी आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से इतना पर यूनिट आंसर हो जाएगा। तो फाइनली तो इस तरीके से we will discuss here the question, the network shown in figure has an impedance in per unit, the diagonal element Y22 of the bus admittance matrix Y bus of the network is this only, and we have the 4 options like this option is supposed to be correct. We will calculate initially impedance between 1 and 2, impedance between 2 and 3, impedance between 2 and ground, और impedance between 1 and 2 के बाद 1 अपॉन करेंगे इसको, तो एडमिटेंस आ जाएगा 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में एडमिटेंस आ जाएगा, जब इसको 1 अपॉन रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा, और फिर जब 2 और ग्राउंड के बीच में जिसको 1 अपॉन करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे इस तरीके से, ये जो जोड़े हुए हैं, तो है दिस आंसर।
So in power system, this load flow studies is of very great importance and concern. So if you will see here a simple, अगर एक simple देखें कि अगर जैसे सेंडिंग एंड है और एक रिसीविंग एंड है, सेंडिंग एंड और रिसीविंग, सेंडिंग एंड पे सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड पे रिसीविंग एंड वोल्टेज है, और उनके बीच में क्या है, अगर उसके बीच में ये इस तरीके से x है, तो हेयर वी हैव आल्सो साइन डेल्टा। तो अब इसको अगर पावर ट्रांसफर बिटवीन सोर्स एंड लोड, पावर ट्रांसफर बिटवीन सोर्स एंड रिसीविंग एंड बोलेंगे, तो P इज इक्वल टू एक्टिव पावर इज इक्वल टू व्हाट, V मैग्नीट्यूड ऑफ सेंडिंग एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन x एंड देन एंड अपॉन व्हाट, साइन डेल्टा। अब डेल्टा इज कॉल्ड द पावर एंगल, इसको बोलते हैं पावर एंगल बोलते हैं, इसको लोड एंगल भी बोलते हैं। Delta is also called what, load angle. This is also called load angle. This is also called power angle. This is sometimes in electrical machine, this is also called machine angle. अगर ये 90 होगा, अगर ये डेल्टा this is what 90 होगा, या पावर ट्रांसफर एंगल भी बोलते हैं इसको, अगर ये 90 होगा तो साइन 91 है, तो उस समय पर सारा का सारा पावर, ये पावर मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि ये इससे ज्यादा पावर ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। सो इसीलिए व्हाट, द मैक्सिमम पावर विल बी एट द लोड एंगल व्हाट, 90 डिग्री। तो इस तरीके से पावर कैलकुलेट करते हैं। हियर वी हैव, अगर x को बढ़ा देंगे तो पावर कम होगा, अगर Vs और Vr को बढ़ा देंगे तो पावर बढ़ जाएगा, like this only. So we will discuss here now। अब एक चीज होती है which is called Ferranti effect। अब फेरेंटी इफेक्ट क्या होता है, अभी पढ़ेंगे जब वी विल डिस्कस आल्सो व्हाट इज फेरेंटी इफेक्ट। फेरेंटी इफेक्ट ये होता है व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिसीविंग एंड वोल्टेज इज ग्रेटर देन द सेंडिंग एंड वोल्टेज, सो दैट इज कॉल्ड द इफेक्ट ऑफ फेरेंटी या फेरेंटी इफेक्ट इन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। और ये सब का भी जो है फर्क पड़ता है लोड फ्लो की स्टडीज में, विल डिस्कस। हाउएवर ये सब चीजें अलग से कॉन्सेप्चुअल भी पढ़ेंगे। तो फिर भी अगर इसको यहाँ पर थोड़ा सा देख लें कि फेरेंटी इफेक्ट जैसे मान लीजिए कब नोटिस किया जाता है, नाइट टाइम में नोटिस किया जाता है। अगर जैसे किस समय पे लाइट लोड कंडीशन में ज्यादा किया जाता है कि लोड जब कम हो तो क्या होगा, वोल्टेज ज्यादा होगी ना, फोर्स ज्यादा होगा, बल ज्यादा होगा पावर को फ्लो कराने का। वोल्टेज क्या है, वोल्टेज एक प्रकार का फोर्स ही तो है पावर को फ्लो करने के लिए, तो वोल्टेज ज्यादा बढ़ जाएगी। नाइट में अगर देखिए पानी गर्म करके देखिए एकदम से हो जाएगा, कुछ और करके देखिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी करके देखिए जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि उस समय पर लोड अधिक बुझ जाता है, डोमेस्टिक लोड बुझ जाते हैं, कई इंडस्ट्रियल लोड भी शॉर्ट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा, तो ऐसे समय पर जो रिसीविंग एंड वोल्टेज है वो बढ़ जाएगी सेंडिंग एंड वोल्टेज से। तो इस तरीके के इफेक्ट को बोलते हैं फेरेंटी इफेक्ट। तो इस तरीके से वी विल डिस्कस हियर द लोड फ्लो स्टडीज। ऐसे देखा कि किस तरीके से न्यूमेरिकल है, एक नेटवर्क दिया था, ये था, इंपीडेंस दे रखे हैं, बसेस के बीच में 3 बस के सिस्टम का ये नेटवर्क है, और सेकंड बस के नेटवर्क पे जो है क्या निकालना था, एडमिटेंस निकालना था। तो एडमिटेंस 1 और 2 बस पे निकालेंगे, 2 और 3 पे निकालेंगे, 2 और ग्राउंड पे निकालेंगे, 3 को जोड़ देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। सो वी विल डिस्कस हियर, हाउएवर वी विल डिस्कस फर्दर more about the numerical queries and the conceptual queries regarding the electrical power system so deeply, and we'll study also one by one the different topics and terminologies also in the power system। and और अगर इसमें जो भी केस स्टडीज के भी क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टेड टू सम फॉल्ट, सब्जेक्टेड टू सम मोर स्टडी स्टेट, समथिंग डायनेमिक स्टेट, कहने का मतलब ये है कि स्टेडी स्टेट मतलब ऐसी स्थिर अवस्था पे होने वाली कंडीशन, सब्जेक्टेड नॉट टू डिस्टर्बेंस। अगर ऐसी कंडीशन जब डिस्टर्बेंस भी होगी, जैसे मान लीजिए कई सारी चीजों में जो स्टोकेस्टिक नेचर होता है उसको एज्यूम किया जाता है और कई बार नहीं भी किया जाता है, तो इस तरीके से वी विल डिस्कस हियर। So we will discuss much more about this. We will this question is asked in GATE also, और नए नए क्वेश्चन भी करेंगे। However, we are doing with the previous questions, काफी previous questions भी कर रहे हैं जो अभी लेटेस्टली आए हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो ऑलरेडी आई एम स्पीकिंग अगेन कि जिस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं वो बिल्कुल सीमित होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, वो बहुत ज्यादा एकदम कंफर्म होते हैं, कॉन्क्रीट होते हैं और उतने ही होते हैं, ज्यादा होते नहीं है। तो उन्हीं को घुमा घुमा के नई नई चीजों को जोड़ के पूछा जाता है, और लिंक्ड आंसर क्वेश्चन बोलते हैं, जो बहुत सारे डोमेन्स को एक जगह पर ला करके किसी एक चीज से, टॉपिक सेम रहता है, फंडामेंटल थ्योरी वही रहती है और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा और जोड़ करके चीजों को देख करके तब आंसर निकल जाता है। फिलहाल एज वी गो फर्दर इन दिस पावर सिस्टम, electrical power system, or in power system, as we'll go further either via load studies, either via any kind of designing, any kind of elements of power system,
एनी काइंड्स ऑफ फॉल्ट कैलकुलेशन पोर्शन ऑल्सो, या फिर स्विच गियर का भी पोर्शन। स्विच गियर का पोर्शन वो होता है पावर सिस्टम में जो सेफ्टी का होता है, मतलब जो पावर सिस्टम को मेंटेनेंस और पावर सिस्टम में जिस तरीके के कंपोनेंट लगे हुए कैसे बचेंगे, कैसे बने रहेंगे, क्या उनके लिए सेफ्टी प्रिकॉशंस है, जैसे रिलेज हैं, जैसे जैसे ब्रेकर्स हैं, और इस तरीके के स्पीड जैसे ब्रेकर्स हैं, रिलेज हैं, और लाइटनिंग अरेस्टर्स हैं, सर्ज अरेस्टर्स हैं, ये सारे के सारे वो सारी के सारी चीजें हैं वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हियर इन द व्हाट थिंग्स। एंड सर्क्यूट ब्रेकर्स हैं किस तरीके से होंगे, और रिले कब कब ऑपरेट करते हैं, मोह रिले है, डायरेक्शनल रिले है, अनडायरेक्शनल रिले हैं, और इम्पीडेंस रिले है। तो अनेकों प्रकार की रिलेज हैं, कैसे करती हैं, और किस प्रकार के ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट होते हैं, और तब जाकर के कैसे सर्किट ब्रेक होता है, जो फॉल्टी सेक्शन है वो हेल्थी सेक्शन से कैसे ब्रेक होता है, फिर से जब सही हो जाता है लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से वी विल डिस्कस हियर। and what is the computer also application in the power system which helps in these kind of activities, we'll discuss as further.